So today's topic is of biofertilizers. Okay, so role of microbes in biofertilizers. So what is the role of microbes as a biofertilizer? So we will see one by one. Role of microbes as a biofertilizers. फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? जो खेत में डाले जाते हैं और जिससे क्रॉप प्रोडक्शन का एनहांसमेंट होता है, ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं फर्टिलाइजर। और अगर बायोलॉजिकल मेथड से अगर हमने यूज किया, बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर्स यूज करके अगर हम बनाते हैं तो वो बायो फर्टिलाइजर्स उसको बोला जाता है। अगर केमिकल्स का यूज करके केमिकल्स का यूज करते हैं तो केमिकल फर्टिलाइजर्स। ओके, सो व्हाट इज फर्टिलाइजर्स? सो फर्टिलाइजर जो है, फर्टिलाइजर is nothing but the nutrients. Fertilizer is nothing but the nutrients which is responsible for growth of plant. तो ये nutrients होते हैं which is responsible for growth of plants and ultimately increase the productivity of cultivated plant. It increases the productivity of crop. Okay, so fertilizers are nothing but the nutrient. When we apply the nutrients to the plant, naturally we know that the plants have growth due to nutrients. So ultimately, if they got nutrients, their growth is there, and due to growth their productivity is also enhanced or increased. So use of that biofertilizers use the productivity. Okay, this is the one aspect, but that is the one aspect of green revolution. Okay, it increases the productivity. It is the one of the aspect of green revolution. You know the green revolution which is occurred in 1970, and the father of green revolution is Norman Borlaug. Father of green revolution is Norman Borlaug. And in India, the Dr. Swaminathan. Dr. Swaminathan is the another father, that is Indian father. Indian Green Revolution can be or inspected by this Dr. Swaminathan or happened due to the Dr. Swaminathan. Okay, so but the father of Green Revolution is Norman Borlaug. So further, that fertilizers can be classified into two types. Fertilizers are of two types, that is ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स एंड इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। तो ये जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स होते हैं, ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स बायोलॉजिकल ओरिजिन के होते हैं, और ये जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो केमिकल नेचर के होते हैं। ये केमिकल नेचर के होते हैं, ये बायोलॉजिकल नेचर के होते हैं। समझा आपको केमिकल और बायोलॉजिकल नेचर कैसे होता है उनका? तो फर्टिलाइजर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, दैट इज द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक जो होते हैं वो बायोलॉजिकल नेचर के होते हैं, एंड इनऑर्गेनिक जो होते हैं वो केमिकल नेचर के होते हैं। तो in inorganic fertilizers are synthetic where minerals salts of NPK are mixed in definite proportion and dusted in the field. okay, तो ये जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जो है वो सिंथेटिक होते हैं, मतलब आर्टिफिशियल हम बना सकते हैं उसको।
ये सिंथेटिक होते हैं और ये इसमें जो मिनरल सॉल्ट्स होते हैं वो एनपीके होते हैं, मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, तो ये उसमें एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिक्स किया जाता है। ओके, एनपीके का जो प्रोपोर्शन होता है वो डेफिनाइट प्रोपोर्शन होता है। ओके, डेफिनाइट प्रोपोर्शन में वो मिक्स किए जाते हैं। एनपीके का जो प्रोपोर्शन होता है वो डेफिनेट होता है। ओके, और उसके बाद एक डेफिनेट प्रोपोर्शन बनाने के बाद डस्ट किया जाता है खेतों में, डस्टेड इन फील्ड। तो पहले वो बनाया जाता है, एनपीके का एक प्रोपोर्शन होता है, प्रॉपर मात्रा में वो मिक्स किया जाता है और फार्म फील्ड में डाला जाता है। केमिकल सिंथेटिक होता है, बनाया जाता है, वो आर्टिफिशियली तैयार किया जाता है। ओके, नॉन जुडिशियस और एक्सेसिव यूज ऑफ सच फर्टिलाइजर्स लीड टू पॉल्यूशन ऑफ सॉइल, एयर एंड ग्राउंड वाटर। तो अगर इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का अगर नॉन जुडिशियस मतलब एक रूल के तहत एक मात्रा में अगर मात्रा के बाहर अगर जाता है तो वो नॉन जुडिशियस बोला जाता है, मतलब कानून के खिलाफ। जुडिशियरी और जुडिशियस मतलब कानून, कानून कायदे में रहकर, और नॉन जुडिशियस मतलब यहाँ पे जो है वो मीनिंग ऐसे नहीं लेना है, कोर्ट का जो मीनिंग होता है वो नहीं, पर एक जुडिशियस मतलब एक नियम कायदे के तहत अगर हम यूज करते हैं, मतलब अगर हमने डिसाइड किया कि इतने खेत में इतना अगर यूज किया जाए एनपीके तो अच्छा होता है, पर अगर वो मात्रा से ज्यादा अगर यूज किया जाए तो जो पौधे हैं वो जल जाते हैं या खराब हो जाते हैं। तो नॉन जुडिशियस कायदे के बाहर अगर हम यूज करें तो वो खराब हो जाएंगे। नॉन जुडिशियस, नॉन जुडिशियस अगर हम यूज करते हैं उसका, तो नॉन जुडिशियस या हम एक्सेसिव उसको बोलते हैं। एक्सेसिव अगर हम यूज करते हैं तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उसके, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं कि ये पॉल्यूट करता है। ओके, पॉल्यूट किसको करता है, ये पॉल्यूट एयर को, देन सॉइल को, देन ग्राउंड वाटर को। इस तरह से ये पॉल्यूट करता है चीजों को एनवायरमेंट में जो होती है। एंड ये जो सॉइल है ये एसिडिक बन जाती है, सॉइल बिकम एसिडिक ड्यू टू द दैट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर। और अगर सॉइल एसिडिक बन गई तो उसमें क्रॉप प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं हो पाते, उसमें क्रॉप प्लांट अच्छे से नहीं ग्रो हो पाते। ओके, तो फर्टिलाइजर जो है वो दो तरह के होते हैं, एक तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक का डिस्क्रिप्शन हमने देखा या इंफॉर्मेशन हमने देखा। इनऑर्गेनिक जो होते हैं वो केमिकल नेचर के होते हैं, तो उसमें जो सिंथेटिक मतलब आर्टिफिशियल बनाए जाते हैं उसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम का मिक्सचर एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में फील्ड में स्प्रे या डस्ट किया जाता है। और इनका अगर यूज नॉन जुडिशियस या एक्सेसिव ज्यादा मात्रा में अगर यूज किया जाए तो ये एयर, सॉइल और ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट करते हैं। और इसमें अगर सॉइल में ज्यादा यूज हुआ तो सॉइल एसिडिक बन जाती है, और ऐसी एसिडिक सॉइल जो होती है इसमें क्रॉप प्लांट की प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होती है। क्रॉप प्रोडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है एसिडिक सॉइल में। और ये जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स है ये बायोलॉजिकल ओरिजिन का होता है। उसके बाद इसमें कौन कौन से आते हैं, तो इसमें आता है FYM, फार्म यार्ड मैन्योर। फार्म यार्ड मैन्योर मतलब फर्टिलाइजर। ओके, फार्म यार्ड मैन्योर उसमें आता है। कंपोस्ट एंड ग्रीन मैन्योर, ये हो गया कंपोस्ट खते या कंपोस्ट फर्टिलाइजर, पता है कंपोस्ट, देन ग्रीन मैन्योर। ओके, तो ये आता है। तो ये जो फर्टिलाइजर है ये इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द सॉइल, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं ये। ओके, सॉइल की
प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। मतलब अगर ऑर्गेनिक बायो फर्टिलाइजर यूज किया जाए तो सॉइल की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर अगर हम यूज करें तो सॉइल की प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होती है, सॉइल एसिडिक बन जाती है, सॉइल एसिडिक बन जाती है और सॉइल की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। पर अगर ऑर्गेनिक अगर फर्टिलाइजर्स यूज किया जाए तो सॉइल की प्रोडक्टिविटी अच्छे से बढ़ती है। तो इस तरह से ये फार्म यार्ड मैन्योर, कंपोस्ट मैन्योर, ग्रीन मैन्योर, तो ये कुछ टाइप्स है, ये आप देख सकते हो, नेट पे आप ढूंढ सकते हो। तो नोट्स बना लेना इसके, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको नोट्स यहाँ पे ही बना दिए। तो ये नोट्स आपने पढ़ना है, लिखना है और पढ़ना है बार बार, और बुक सामने रखना है, स्टेट बोर्ड का अपने, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का बुक आपने रखना है। ओके, तो इस तरह से ये जो है फर्टिलाइजर का मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि फर्टिलाइजर जो है वो फर्टिलाइजर एक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं क्रॉप की। तो ये जो प्रोडक्टिविटी जो है क्रॉप की इंक्रीज करना, ये वन ऑफ द एस्पेक्ट है ग्रीन रिवॉल्यूशन का, एक मुद्दा है, इंपॉर्टेंट इशू है कि क्रॉप की प्रोडक्टिविटी अगर बढ़ानी है तो क्या करना चाहिए, तो फर्टिलाइजर्स का यूज करना चाहिए, वो भी बायोलॉजिकल ओरिजिन वाले। तो इसमें ये पॉइंट जो है वो बुक में नहीं है कि फादर जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन का वो नॉर्मन बोरलॉग है और इंडिया में डॉक्टर स्वामीनाथन है, और ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है 1917 के जो साल है उसमें हुई थी। फर्टिलाइजर्स जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक है ऑर्गेनिक और दूसरा है इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक जो है वो बायोलॉजिकल नेचर का होता है एंड इनऑर्गेनिक जो है वो केमिकल नेचर का होता है। तो ये जो केमिकल नेचर वाला जो होता है, केमिकल नेचर वाला जो फर्टिलाइजर होता है वो सिंथेटिक तरह का होता है, आर्टिफिशियल तरीके से बनाया जाता है, और उसमें एक मिक्सचर लिया जाता है नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फास्फोरस का, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिक्स किया जाता है और फील्ड में डाला जाता है या डस्ट किया जाता है खेत में। और ये इसका अगर एक्सेसिव या नॉन जुडिशियस अगर यूज किया जाए तो वो पॉल्यूट करता है एयर, सॉइल और ग्राउंड वाटर को, और सॉइल जो है वो एसिडिक बन जाती है और क्रॉप प्रोडक्शन डिक्रीज होता है। पर ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर्स है वो बायोलॉजिकल नेचर के होते हैं, और इसमें एग्जांपल है फार्म यार्ड मैन्योर, कंपोस्ट एंड ग्रीन मैन्योर, और ये सॉइल की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। तो इस तरह से हमने ये जो कुछ पार्ट है वो हमने देखा कि इसमें जो पार्ट है वो है कि इसमें रोल क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, वो आगे हम देखेंगे। पर हम थोड़ा फर्टिलाइजर के बारे में कुछ देख रहे हैं, इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वो देख रहे हैं। तो आगे हम देखेंगे कि ये जो बायो फर्टिलाइजर्स है तो इसका यूज कैसे किया जाता है। तो नाउ अ डेज फॉर बेटर एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन फार्मर यूज बायो फर्टिलाइजर एंड प्रैक्टिस ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो अगर हम बायो फर्टिलाइजर का यूज करते हैं तो उसको बोला जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो बायो फर्टिलाइजर्स का यूज नाउ अ डेज मतलब अभी बहुत ज़्यादा करता है। तो बायो फर्टिलाइजर का अगर यूज किया जाए तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हो सकता है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हो सकता है। सस्टेनेबल मतलब शाश्वत, मतलब चिरकाल तक, शाश्वत हिंदी में बोल सकते हैं उसको, चिरकाल तक प्रोडक्शन हम कर सकते हैं उसका। ओके, एग्रीकल्चरल का प्रोडक्शन कर सकते हैं। सस्टेनेबल मतलब शाश्वत है, चिरकाल, बहुत लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम, फॉर long time we can produce the agriculture produce without harming the quality of soil and environment. Okay, sustainable agriculture development means what? With the use of biofertilizer we can produce agriculture production for a long time, okay, without harming environment, without
harming environment, soil, air and humans also, because if we use chemical biofertilizers, these chemical biofertilizers can enter the food chain of human and it creates certain diseases, produce certain diseases in the body of human. तो इस तरह से हम जो है वो बोल सकते हैं। तो बायोफर्टिलाइज़र जो है इसमें मोस्टली नाइट्रोजन फिक्सिंग लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो न्यूट्रिएंट जो है सॉइल का वो एनरिच करते हैं। ओके, तो ये जो बायो फर्टिलाइजर्स है, ये बायो फर्टिलाइजर्स में मोस्टली नाइट्रोजन फिक्सिंग लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सॉइल की प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं। ओके, ये क्या करते हैं, सॉइल जो है वो सॉइल की जो न्यूट्रिएंट जो सॉइल में है वो बढ़ाते हैं। ओके, इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ सॉइल, सॉइल की क्वालिटी वो बढ़ाते हैं। तो बायो फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन फिक्सिंग लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और वो सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी है या क्वालिटी है वो बढ़ाते हैं। अगर सॉइल की क्वालिटी अच्छी हुई तो उसमें क्रॉप प्रोडक्शन भी अच्छा आएगा। सॉइल की क्वालिटी में अगर एसिडिक नेचर की अगर सॉइल की क्वालिटी रही, सॉइल का अगर पीएच जो है पोटेंशियल ऑफ H+ आयंस वो अगर चेंज हो गया, कम ज़्यादा हो गया, तो उसकी प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ेगा। ओके, तो ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो कौन कौन से रहेंगे, तो ये रहेंगे बैक्टीरिया। ओके, बैक्टीरिया रहेंगे या फंगस, फंगाई रहेंगे। बैक्टीरिया में कौन से बैक्टीरिया रह सकते हैं, तो साइनो बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया रह सकते हैं। फंगस भी बहुत अलग अलग तरह के फंगस होते हैं, तो आप सर्च आउट कर सकते हो, नहीं तो आप टाइप्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर में हम देखने ही वाले हैं कि कौन से फंगस रहते हैं। तो इस तरह से हमने बायो फर्टिलाइजर्स कौन से हो सकते हैं, तो ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को फैसिलिटेट करते हैं और लंबे समय तक हम अच्छे क्रॉप ले सकते हैं, उसमें सॉइल खराब नहीं होती। और ये जो बायो फर्टिलाइजर है मोस्टली नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया या फंगस होते हैं इसमें, तो वो सॉइल की क्वालिटी जो है वो इंक्रीज करते हैं, एनहांस करते हैं सॉइल की क्वालिटी। और अगर सॉइल की क्वालिटी इंक्रीज होती है तो अल्टीमेटली क्या होता है, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप्स। ओके, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है इसमें। ओके, तो आगे हम देखेंगे कि बायो फर्टिलाइजर जो है कमर्शियल प्रिपरेशन जो है वो रेडी टू यूज लाइव बैक्टीरियल और फंगल फॉर्मुलेशंस। तो बायो फर्टिलाइजर का अगर कमर्शियल प्रोडक्शन अगर हमको करना है, बायो फर्टिलाइजर्स कमर्शियल प्रोडक्शन करना है तो कैसे करेंगे, रेडी टू यूज लाइव बैक्टीरिया, रेडी टू यूज लाइव बैक्टीरियल और फंगल फॉर्मुलेशंस। मतलब डायरेक्टली ये जो बैक्टीरिया है या फंगस है इसका फॉर्मुलेशन, इसका प्रिपरेशन रेडी टू यूज, एक तो सॉल्यूशन के फॉर्म में या कुछ ब्लैक सॉइल के फॉर्म में वो करेंगे उसका फॉर्मुलेशंस। तो ये जो फॉर्मुलेशंस है ये फॉर्मुलेशंस अप्लाई करेंगे हम प्लांट सॉइल को। ओके, देयर एप्लीकेशन टू प्लांट, कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं उसका हम, तो एप्लीकेशन जो है टू द प्लांट्स, देन टू सॉइल, डायरेक्टली प्लांट को दे सकते हैं, सॉइल को देख सकते हैं, या कंपोस्टिंग पिट, पिट मतलब खड्डा, कंपोस्टिंग पिट डाल सकते हो खड्डे में, वो सॉइल के अंदर चला जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम अप्लाई
कर सकते हैं। तो बेनिफिट क्या होंगे उसके? तो बेनिफिट जो है वो है कि इट हेल्प्स टू एनरिच द सॉइल फर्टिलिटी। ओके, ये जो बैक्टीरिया है, रेडी टू यूज लाइव बैक्टीरियल और फंगल फॉर्मुलेशंस, तो बैक्टीरिया और फंगस होने के वजह से वो सॉइल की फर्टिलिटी को एनरिच करेंगे। ओके, इट एनरिच सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी एनरिच क्यों होगी? बिकॉज ऑफ द बायोलॉजिकल एक्टिविटी। बायोलॉजिकल एक्टिविटी होने के वजह से वो सॉइल को एनरिच करेंगे। मतलब समझो ये सॉइल है, सॉइल में ये बैक्टीरिया डाल दिया, इन द सेंस ये जो बैक्टीरिया है ये है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो ये कैसे एक्टिविटी करेगा? ये जो है एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स होंगे या सॉइल में जो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स होंगे वो उसके अंदर चले जाएंगे। ओके, मतलब वो नाइट्रोजन को क्या करेगा? फिक्स करेगा। ओके, और यहाँ पे प्लांट्स उगे होंगे, यहाँ पे प्लांट्स होंगे ऐसे, ये रूट्स है प्लांट्स के। तो ये जो प्लांट है ये प्लांट को वो देगा। ओके, प्लांट के रूट्स को वो नाइट्रोजन देगा। मतलब सॉइल में से या एयर में से वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करेगा और प्लांट के जो रूट्स है उनको वो नाइट्रोजन देगा। इस तरह से वो उसकी मदद करेगा। तो आगे हम देखते हैं कि बायो फर्टिलाइजर्स का यूज जो है वो करने से क्या क्या बेनिफिट होते हैं। तो बेनिफिट क्या क्या है? तो बेनिफिट्स ये है कि कॉस्ट इफेक्टिव है, ये जो मेथड है वो कॉस्ट इफेक्टिव है, केमिकल फर्टिलाइजर से सस्ती मेथड है। दूसरा है इको फ्रेंडली है, मतलब एनवायरनमेंट को हार्म नहीं होता। ओके, इको फ्रेंडली है। देन प्ले अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग द लॉन्ग टर्म सॉइल फर्टिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। तो सॉइल की सस्टेनेबिलिटी एंड फर्टिलिटी मेंटेन करता है। मेंटेन फर्टिलिटी, फर्टिलिटी मतलब क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए फर्टाइल नेचर की सॉइल लगती है। सॉइल फर्टिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी मतलब वो कंडीशन जो है फर्टिलिटी वाली अच्छी, ब्लैक सॉइल वो लंबे देर तक टिकी रहती है। फर्टिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी फॉर ए लॉन्ग टाइम। लंबे देर तक, लंबे समय तक सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो हम मेंटेन कर सकते हैं इफ यू यूज द बायो फर्टिलाइजर। ओके, तो ये सारा बायो फर्टिलाइजर के बारे में हमने पढ़ा कि कमर्शियल प्रोडक्शन अगर हमको करना होगा बायो फर्टिलाइजर का तो रेडी टू यूज लाइव बैक्टीरिया या फंगल फॉर्मुलेशन बनाना पड़ेगा, और ये फॉर्मुलेशन अप्लाई करेंगे हम प्लांट में, सॉइल में या कंपोस्टिंग पीट में। और ये जो फॉर्मुलेशन है ये सॉइल को एनरिच करता है, उसकी फर्टिलिटी को एनरिच करता है बाय द बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो इसमें कैसे करेगा वो एनरिच? तो सॉइल में जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हम अप्लाई डालेंगे या अप्लाई करेंगे उसके ऊपर। वो बैक्टीरिया जो है रूट्स के अंदर चले जाएंगे, रूट्स के आजू बाजू में रहेंगे और एटमॉस्फेयर में और सॉइल में जो नाइट्रोजन है, जो प्लांट को नाइट्रोजन की जरूरत है तो वो फिक्स करके देंगे, वो लाके देंगे, और रूट जो है वो बैक्टीरिया से नाइट्रोजन लेगा, और नाइट्रोजन लेने के बाद वो जो प्लांट है वो नाइट्रोजन के वजह से ग्रो होता है। समझा आपको? तो ये जो प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो नाइट्रोजन की वजह से होती है। तो केमिकल फर्टिलाइजर में जो है, केमिकल फर्टिलाइजर हमने देखा कि इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो है वो केमिकल फर्टिलाइजर है, उसमें NPK का एक डेफिनेट प्रोपोर्शन होता है, तो इसमें नाइट्रोजन होता ही है।
नाइट्रोजन जो है प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पर ये जो है ये केमिकल तरीका है नाइट्रोजन देने का प्लांट को। पर यहाँ पे ये जो है ये सॉइल के अंदर एक नेचुरल तरीके से ये सॉइल के अंदर फिक्स कर देता है नाइट्रोजन को और वो देता है। तो फास्फोरस और पोटेशियम जो है वो सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं, पर नाइट्रोजन जो है वो प्रेजेंट नहीं रहता, बहुत कम मात्रा में या बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। तो वो फिक्स करके देता है ये बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। कुछ फंगस भी वैसे ही फिक्स करके देते हैं। तो इस तरह से हमने देखा। उसके बाद बेनिफिट्स देखे हमने कि कौन कौन से बेनिफिट है। पहला तो बेनिफिट है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है, कॉस्ट बहुत ही कम लगती है एज कम्पेयर टू केमिकल फर्टिलाइजर्स, और ये इको फ्रेंडली है, नेचर को हार्म नहीं करता, एनवायरमेंट को हार्म नहीं करता, वो मेंटेन करता है फर्टिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी फॉर ए लॉन्ग टाइम। बहुत लंबे समय तक सॉइल का जो टेक्सचर है या फर्टिलिटी है, फर्टाइल सॉइल है मतलब एसिडिक नहीं होने देता उसको। तो इस तरह से ये जो है ये रोल ऑफ माइक्रोब्स एज अ बायो फर्टिलाइजर हमने सीखा। तो इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स क्या क्या है बायो फर्टिलाइजर के। ओके, तो आगे हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स। ओके, तो मैं एक चार्ट बनाता हूं यहाँ पे, टाइप्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स। तो कौन कौन से टाइप्स है, तो इसके टोटल जो टाइप है वो है 5। तो पहला है नाइट्रोजन फिक्सिंग बायो फर्टिलाइजर, एक, यहाँ पे दूसरा, ओके। तो पहला जो है वो है नाइट्रोजन फिक्सिंग बायो फर्टिलाइजर, फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बायो फर्टिलाइजर्स। उसके बाद कंपोस्ट मेकिंग बायो फर्टिलाइजर्स। उसके बाद साइनोबैक्टीरिया एज अ बायो फर्टिलाइजर्स। और लास्ट वाला जो है फंगल बायो फर्टिलाइजर्स। इस तरह से ये जो 5 बायो फर्टिलाइजर्स के टाइप्स है वो हम देखेंगे। ओके, इसमें भी फंगल बायो फर्टिलाइजर के 2 टाइप है, या फंगल के जो है वो 2 है, फंगस एक्टोमाइकोराइजी एंड एंडोमाइकोराइजी। तो वो फंगस का हम देखेंगे उसमें। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बायो फर्टिलाइजर जो है उसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो कन्वर्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजिनस कंपाउंड में। तो देखो पहला देखेंगे हम, ये बैक्टीरिया रहते हैं, इसमें नाइट्रोजन को वो फिक्स करते हैं। तो इसमें क्या होता है रिएक्शन, तो इसमें ये होता है कि जो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन होता है वो कन्वर्ट करते हैं एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन जो है उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, नाइट्रोजिनस कंपाउंड। कौन कौन से नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं उसमें वो कन्वर्ट करता है, तो नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स में वो कन्वर्ट करता है। तो वाया अमोनिया, NH3 जो है वो अमोनिया है, वाया अमोनिया। It converts the atmospheric nitrogen into the nitrogenous compound that is the nitrites and nitrates with via the ammonia। तो ये ऐसे सेंटेंस आप बना सकते हो, नाइट्रोजन फिक्सिंग बायो फर्टिलाइजर्स आर नथिंग बट दी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया which converts the nitrogen atmospheric nitrogen into nitrogenous compound
दैट इज नाइट्रेट एंड नाइट्रेट्स वाया द अमोनिया। ऐसे आप सेंटेंस अच्छे तरीके से बना सकते हो ये नोट्स से। ओके, तो नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसको डाइअज़ोट्रॉप्स भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड डाइअज़ोट्रॉप्स। ओके, ऑल्सो कॉल्ड डाइअज़ोट्रॉप्स। तो इसके जो टाइप्स है वो दो है, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फ्री लिविंग और नॉन सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो इसके टाइप्स जो है वो दो है, सिम्बायोटिक एंड फ्री लिविंग या नॉन सिम्बायोटिक। ओके, तो सिम्बायोटिक एंड नॉन सिम्बायोटिक, नॉन सिम्बायोटिक। तो लिखने को जगह नहीं है अभी, तो आप बना लेना नोट्स, यहाँ पे नीचे बनाओ आप नोट्स। तो सिम्बायोटिक में मैं बताता हूँ क्या होता है कि सिम्बायोटिक जो है वो उसके एग्जांपल है राइजोबियम, एनाबेना, फ्रैंकिया। दीज आर ऑलवेज एसोसिएटेड जनरली विद अंडरग्राउंड पार्ट्स। तो ये एसोसिएशन होता है इसका रूट्स के साथ, एसोसिएट्स इन रूट्स। मतलब सिम्बायोटिक जो होते हैं वो रूट्स के, समझो ये रूट्स है तो ये रूट्स के अंदर रहते हैं, रूट्स के अंदर या रूट्स के आजू बाजू में वो रहते हैं। और जो नॉन सिम्बायोटिक है वो रूट्स के अंदर नहीं रहते, वो फ्री लिविंग होते हैं। तो सॉइल जो आजू बाजू में जो सॉइल होती है वो सॉइल में वो प्रेजेंट रहते हैं, फ्री लिविंग होते हैं वो। ओके, तो नॉन सिम्बायोटिक फ्री लिविंग होते हैं। समझा आपको ये कि सिम्बायोटिक जो है वो फ्री लिविंग नहीं होते, वो रूट्स से एसोसिएट होते हैं, वो रूट्स में एसोसिएट होते हैं या रूट्स के कांटेक्ट में वो रहते हैं हमेशा। और जो नॉन सिम्बायोटिक या फ्री लिविंग होते हैं वो हमेशा रूट के अंदर रहते हैं या रूट के आजू बाजू में रहते हैं। तो सिम्बायोटिक और फ्री लिविंग और नॉन सिम्बायोटिक के जो नोट्स है वो नीचे बनाना, ऐसे ही चार्ट में नोट्स बनाना जिससे कि आपको अच्छे से वो समझ में आ जाए। तो नॉन सिम्बायोटिक जो है वो उसके एग्जाम्पल है एजोटोबैक्टर, नॉस्टॉक, क्लॉस्ट्रिडियम, बेइजेरिन का, क्लेप्सिला। ये जो बैक्टीरिया है ये फ्री लिविंग होते हैं, सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, बट ये भी नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। तो इस तरह से ये जो क्लासी नाइट्रोजन फिक्सिंग है वो हमने देखा। दूसरा जो है वो है फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बायो फर्टिलाइजर। तो ये दीज आर दी बैक्टीरियल स्पीसीज विच सोल्यूबलाइज इनसोल्यूबल इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कंपाउंड। तो इनसोल्यूबल जो होता है, इनसॉल्युबल और इनऑर्गेनिक नेचर का जो फॉस्फेट होता है, फॉस्फेट कंपाउंड, ये फॉस्फेट कंपाउंड को वो कन्वर्ट करता है रॉक फॉस्फेट में। ओके, ये बैक्टीरियल स्पीसीज होता है, फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग जो है वो बैक्टीरियल स्पीसीज होता है। ओके, और ये क्या करता है, इनसॉल्युबल इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो कंपाउंड होते हैं सॉइल में प्रेजेंट हुए वो उसको कन्वर्ट करता है रॉक फॉस्फेट में, फॉस्फेट को वो एक्यूमुलेट करता है, रॉक फॉस्फेट में वो कन्वर्ट करता है। समझा आपको, इनसॉल्युबल को और इनऑर्गेनिक नेचर के फॉस्फेट को वो रॉक फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। तो इसके जो एग्जाम्पल है वो आप नीचे यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे कि उसका एग्जाम्पल है स्यूडोमोनास स्ट्रिएटा, बैसिलस पॉलीमिक्सा, एग्रोबैक्टीरियम, माइक्रोकोकस, एस्परजिलस स्पीसीज। तो ये एग्जाम्पल आप लिख सकते हो नीचे। ओके, उसके बाद तीसरा जो है वो कंपोस्ट मेकिंग बायो फर्टिलाइजर। तीसरा जो बायो फर्टिलाइजर का टाइप है वो है कंपोस्ट मेकिंग बायो फर्टिलाइजर। तो ये कंपोस्टिंग मतलब फर्टिलाइजर
या कंपोस्ट एक प्रकार का फर्टिलाइजर है। तो कंपोस्टिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस दैट टर्न्स ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू डार्क रिच सब्सटेंस कॉल्ड एज कंपोस्ट और ह्यूमस। ह्यूमस आपने पढ़ा होगा 9th 10th स्टैंडर्ड में, 11th स्टैंडर्ड में। तो ये जो है कंपोस्टिंग, ये जो प्रोसेस है ये नेचुरल प्रोसेस है। कंपोस्टिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस। ओके, तो ये जो नेचुरल प्रोसेस है कंपोस्टिंग, ये क्या करता है? कंपोस्टिंग ऑर्गेनिक जो मटेरियल होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है वो ऑर्गेनिक मटेरियल को डार्क रिच, डार्क कलर और डार्क रिच मतलब बहुत ही डार्क कलर कंपोस्ट में कन्वर्ट करता है, डार्क रिच सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है। और उस सब्सटेंस को बोलते हैं ह्यूमस, उस सब्सटेंस को बोलते हैं ह्यूमस और कंपोस्ट, उस सब्सटेंस को बोलते हैं ह्यूमस और कंपोस्ट। समझा आपको कि कंपोस्ट मेकिंग बायो फर्टिलाइजर जो है, कंपोस्टिंग जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है, उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो कन्वर्ट किया जाता है डार्क रिच सब्सटेंस में, और ये जो डार्क रिच सब्सटेंस है इसको ही बोला जाता है ह्यूमस और कंपोस्ट। तो ये जो कंपोस्टिंग जो प्रोसेस है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड रहता है। ओके, कंपोस्टिंग प्रोसेस इज डिपेंडेंट ऑन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर इनटू कंपोस्ट। तो यहाँ पे जो ज़रूरत है ये कन्वर्जन के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ज़रूरत होती है, वो कन्वर्ट करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल को डार्क रिच सब्सटेंस में वो कन्वर्ट करते हैं। तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो कि कन्वर्ट करते हैं। ओके, ये कंपोस्ट में मिलते हैं जो कन्वर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये कौन कौन से होते हैं? तो ये बैक्टीरिया हो सकता है, देन फंगस, ये कंपोस्ट में मिलते हैं, मतलब वही ऑर्गेनिक मटेरियल का कन्वर्जन करते हैं डार्क रिच सब्सटेंस में। फंगस हो सकता है, एक्टिनो बैक्टीरिया हो सकता है, उसके प्रोटोज हुआ, एंड रोटीपर्स। तो इस तरह से ये कंपोस्ट मेकिंग जो बैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर है वो हो सकता है। ओके, तो इस तरह से ये जो कंपोस्ट मेकिंग बायो फर्टिलाइजर है उसका यूज़ हम कर सकते हैं या बना सकते हैं, उसकी जो प्रोसेस है वो मैंने बताई आपको। तो चौथा जो है वो है साइनोबैक्टीरिया एज अ बायो फर्टिलाइजर। तो इसमें जो है वो मेनी साइनोबैक्टीरिया आर एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक, एरोबिक, फोटोसिंथेटिक, नाइट्रोजन फिक्सिंग, हेटेरोसिस्टस और नॉन हेटेरोसिस्टस फॉर्म। तो बहुत सारे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं और उसके एग्जाम्पल बताए हैं। तो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स उसके हैं? तो एक्वेटिक साइनोबैक्टीरिया जो है वो एक्वेटिक हो सकते हैं या टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, फ्री लिविंग सिम्बायोटिक हो सकते हैं, फ्री लिविंग हो सकते हैं या सिम्बायोटिक नेचर के हो सकते हैं, एरोबिक हो सकते हैं या फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं। ऐसे वो होते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग होते हैं, हेटेरोसिस्ट, हेटेरोसिस्टस या नॉन हेटेरोसिस्टस वो हो सकते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है साइनोबैक्टीरिया के और उसके एग्जाम्पल आप लिख सकते हो यहाँ पे। ओके, तो एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। तो इसमें प्लेक्टोनेमा है, नॉस्टॉक, एनाबेना, ऑस्किलेटोरिया। तो एनाबेना, नॉस्टॉक एंड टॉलिपोथ्रिक्स आर एसोसिएटेड विथ लाइकेन। तो ये जो तीन है कौन कौन से? एनाबेना, नॉस्टॉक एंड टॉलिपोथ्रिक्स, ये
लाइकेन से एसोसिएटेड होते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होते हैं, उनके साथ ग्रो होते हैं। और एनाबेना जो है वो एसोसिएट होता है प्लांट से, तो अजोला एंड साइकस प्लांट से वो एसोसिएट होता है। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना आप, ये एमसीक्यूज में आ सकता है। तो लास्ट टॉपिक जो है वो है फंगल बायो फर्टिलाइजर। तो बायो फर्टिलाइजर जो है फंगस, तो उसका देखते हैं हम। तो माइकोराइजा जो है वो फंगस होता है, इसमें जो फंगस होता है वो है माइकोराइजा। तो ये होता है फंगस, माइकोराइजा इज अ फंगस। एंड ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन फॉर्म करता है जो रूट नोड्यूल्स होते हैं उनसे। तो रूट जो होते हैं, अंडरग्राउंड रूट्स जो होते हैं प्लांट्स के, उसमें राइजोम्स होते हैं। ओके, तो वो राइजोम्स मतलब नोड्यूल्स होते हैं, रूट में ऐसे नोड्यूल्स होते हैं। ओके, समझो ये ऐसे रूट है, ऐसे नोड्यूल्स होते हैं, और वो नोड्यूल्स के अंदर वो होते हैं, या राइजोम उसको बोलते हैं। ओके, उसके अंदर ये फंगस रहते हैं। तो एसोसिएशन होता है उनका माइक्रोराइजी फंगस का, माइक्रोराइजा जो है वो फंगस का एसोसिएशन होता है नोड्यूल्स में, रूट्स के अंदर जो नोड्यूल्स होते हैं या रूट्स के ऊपर जो नोड्यूल्स होते हैं उसके अंदर वो रहते हैं। तो ये थिक ह्यूमिड फॉरेस्ट में ज्यादा होते हैं, फाउंड इन थिक ह्यूमिड फॉरेस्ट, थिक ह्यूमिड फॉरेस्ट में वो ज्यादातर पाए जाते हैं। और ये जो है ये फ्रैंक, ये साइंटिस्ट ने ढूंढा था, दीज आर डिस्कवर्ड बाय फ्रैंक। ओके, तो फ्रैंक ये साइंटिस्ट ने वो ढूंढा था। ओके, डिस्कवर्ड बाय फ्रैंक, फ्रैंक डिस्कवर्ड द माइकोराइजी फंगस। ओके, फ्रैंक डिस्कवर्ड द माइकोराइजी। तो इसके जो माइकोराइजी के जो दो टाइप्स है वो आप अगले पेज पे हम देखेंगे। तो ये आप ऐसे इस तरह से आप नोट डाउन कर सकते हो, नोट मेकिंग आप कर सकते हो। और ऐसे अगर नोट्स आपने अच्छे से प्रिफर किए तो ये समराइज तरीका है, सारे के सारे बायो फर्टिलाइजर जो है एक शॉर्ट तरीके से हमने एक ही पेज पे समराइज कर दिए। और ये जो रिवीजन करना भी इतना सिंपल है इससे, तो आप इजीली आप रिवीजन कर सकते हो। तो एक अच्छे से नोटबुक में आप लिखो ये, और इससे आप रिवीजन कर सकते हो। ओके, तो हम देखेंगे कि जो माइकोराइजा है उसके जो टाइप्स है वो अब हम देखेंगे। माइकोराइजा के दो टाइप्स है। तो पहला है एक्टोमाइकोराइजी, एंड एंडोमाइकोराइजी। एक्टोमाइकोराइजी जो है वेल डेवलप्ड माइसेलियम दैट फॉर्म्स मेंटल ऑन आउटसाइड ऑफ द रूट। तो ये जो है ये रूट है, समझो ये रूट के जो बाहर है एक कवर तैयार करता है, उसको आउटर कवरिंग बोलते हैं। तो ये आउटर कवरिंग जो है उसको मेंटल बोलते हैं, आउटर कवरिंग। ओके, तो डेवलप माइसिलिया होता है और आउट फॉर्म्स द मेंटल ऑन द आउटसाइड ऑफ द रूट। तो ये जो मेंटल जो बनाता है रूट्स के बाहर, इससे क्या होता है, इट इंक्रीजेस द एब्जॉर्प्टिव एरिया ऑफ रूट्स, इंक्रीज एब्जॉर्प्टिव एरिया ऑफ रूट्स। रूट्स का जो एब्जॉर्प्शन का एरिया है, सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज करता है ये मेंटल कवरिंग बनाने से। तो एक्टोमाइकोराइजी ये जो है ये कवरिंग कैसे बनाता है, तो फंगस जो है वो थ्रेड लाइक होते हैं, तो इसके ऊपर ऐसे कवरिंग बनाता है, वो रूट्स के ऊपर ऐसे ऐसे ग्रो होता है, वो ऐसे वो कवरिंग बनाता है, ऊपर पूरी की पूरी कवरिंग होती है
मैंने साइड से आपको कवरिंग दिखाई पहले। तो ये ऐसे पूरा जो फंगस है ये कवरिंग बनाता है, कुछ इस तरह से वो दिखेगा। कुछ थ्रेड जो है वो बाहर भी आए हैं, वैसे दिखाया है मैंने। तो ये जो है ये माइसेलियम है, फंगस के एक थ्रेड को बोलते हैं माइसेलियम। तो वेल डेवलप माइसेलियम होता है, और ये इस तरह से होने से एब्जॉर्प्टिव एरिया जो है वो बढ़ा देता है, और फंगस के थ्रेड होने से वो भी सॉइल में से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने के लिए मदद करते हैं। ओके, तो इससे क्या होगा, एब्जॉर्प्टिव एरिया अगर बढ़ गया तो इनटेक जो है वो बढ़ेगा न्यूट्रिएंट्स का, वाटर और न्यूट्रिएंट्स का इनटेक क्या होगा, बढ़ेगा। इनटेक इंक्रीज, किसका इनटेक इंक्रीज होगा, वाटर का एंड न्यूट्रिएंट्स का इनटेक जो है वो बढ़ जाएगा। ओके, ड्यू टू दिस प्लांट विगर, ग्रोथ एंड यील्ड इंक्रीजेस। अगर वाटर का इंक्रीज होता है इनटेक, तो अल्टीमेटली क्या होगा, इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। ओके, इंक्रीज द ग्रोथ, यील्ड, ओके, ultimately productivity increases. Okay, some hyphae of mycorrhizal fungus penetrate into the roots and form hurting net in the intracellular space of root। तो ये मैंने ऊपर ऊपर दिखाया है, तो कुछ रूट्स के अंदर भी घुस जाते हैं, ये ऐसे रूट के अंदर वो घुस जाएंगे, ये बाहर से है पर अंदर भी घुसेंगे। तो अगर ये जो माइसेलियम है इनसाइड रूट्स अगर ग्रो होते हैं, ग्रो इनसाइड द रूट्स, तो ये फॉर्म करते हैं हार्टिग नेट टाइप स्ट्रक्चर उसका होता है, वो आप इमेज देख सकते हो, हार्टिग नेट। या जो अंदर चले जाते हैं वो कैसे फॉर्म करेंगे, इंट्रासेल्यूलर, मतलब सेल्स के अंदर जाते हैं, वो आउटर कवरिंग जो होता है रूट का उसके सेल के अंदर वो चले जाते हैं। तो इस तरह से ये जो एक्टोमाइकोराइजी है ये ऊपर जो मेंटल है कवरिंग बनाते हैं, फंगस की ग्रोथ होती है आउटर सरफेस एरिया पे, वो सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, एब्जॉर्प्शन बढ़ता है, और इनटेक जो है वाटर न्यूट्रिएंट्स का सॉइल में से वो बढ़ता है, तो अल्टीमेटली ग्रोथ एंड यील्ड बढ़ेगा रैपिडली। और ये जो माइसेलियम है ये ग्रो जब होंगे रूट्स के ऊपर का जो पार्ट है रूट का, उसके जो सेल्स है उसके अंदर अगर ग्रो होंगे, रूट्स नहीं, inside the cells of outer covering, inside the cells of outer covering it forms the Hartig net। Hartig net इमेज पे आप ढूंढ सकते हो। तो एंडोमाइकोराइजा के बारे में अगर पढ़ा जाए तो ये ग्रो होते हैं बिटवीन एंड विद इन द कॉर्टिकल सेल्स ऑफ रूट। तो रूट्स के जो कॉर्टिकल सेल्स होते हैं वो कॉर्टिकल सेल्स के बिटवीन, दो कॉर्टिकल सेल्स के बीच में, या कॉर्टिकल सेल्स के अंदर, बिटवीन या विद इन ग्रो होते हैं। ओके, ये एंडोमाइकोराइजी रूट्स के कॉर्टिकल सेल्स मतलब अंदर के जो सेल्स है वो दो सेल्स के बीच में या उसके अंदर वो ग्रो होते हैं। यहाँ पे कंडीशन अलग है, एक्टो मतलब बाहर, आउटर ऊपर से ग्रो होते हैं रूट के, एंड एंडो मतलब अंदर, इनसाइड रूट के अंदर वो जाते हैं। ये रूट के अंदर नहीं जाते, ये इनसाइड द सेल्स मतलब रूट्स के ऊपर जो सेल्स होते हैं, मेंटल का जो कवरिंग होता है वो कवरिंग के जो सेल्स होते हैं उसके अंदर वो हार्टिंग नेट बनाता है, पर एक्चुअल में पूरे रूट के बाहर के सरफेस एरिया पे ही ग्रो होते हैं। पर एंडोमाइकोराइजिस जो है वो रूट के अंदर घुसता है, कॉर्टिकल सेल्स के अंदर जाता है, और दो कॉर्टिकल सेल्स के बीच में या दो कॉर्टिकल सेल्स के डायरेक्टली अंदर वो ग्रो होता है। ओके, तो फंगल हाइपी पेनेट्रेट द सेल्स एंड फॉर्म फाइनली ब्रांच अर्बिस्कुलर intracellularly and forms vesicles mostly in the intracellular species of cells। तो ये रूट के अंदर जाके ये ब्रांच फॉर्म करता है, ये ब्रांच को बोलते हैं अर्ब्यूस्कल्स। ओके, और वेसिकल्स तैयार करता है, वेसिकल्स मतलब
स्पेसेस तैयार करता है वो, ओके, वाटर और न्यूट्रिएंट को अंदर ले जाने के लिए, ओके, ओके, अर्बिस्कुलर वेसिकल्स, ओके। तो इंट्रासेल्यूलर जो है वो ज्यादा होता है। इंट्रासेल्यूलर मतलब दो सेल के बीच में जो स्पेस होती है, जो डिस्टेंस होता है, उस स्पेस को बोलते हैं इंट्रा सेल्यूलर, ओके। तो दे आर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज, ये जो दो पॉइंट्स है अर्बिस्कुलर वेसिकल्स बनाता है, इसीलिए इसको वेसिक्यूलो, मतलब वेसिकल्स तैयार करता है, वेसिक्यूलो। और अर्बिस्कुलर मतलब ब्रांचेस होते हैं, अर्बिस्कुलर। और ये माइकोराइजी है, इस वजह से माइकोराइजी। वेसिकुलर, वेसिकुलो अर्बिस्कुलर माइकोराइजी। वेसिकुलो मतलब वेसिकल फॉर्म करता है ब्रांच बना के, ब्रांचेस बना के वेसिकल्स फॉर्म करता है। माइकोराइजी, इस वजह से इसको वेसिकुलर अर्बिस्कुलर माइकोराइजी इसको बोलते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में वैम भी बोलते हैं, ओके। तो नाउअडेज दे आर डिस्क्राइब एज एयम फंगाई, तो इसको जो है वो बोला जाता है एयम फंगाई, ओके, arbuscular mycorrhizae fungi. The plant with worm grows luxuriantly in less irrigated land. क्या खासियत है इसकी? एंडोमाइकोराइजा अगर अप्लाई किया तो कम पानी में भी वो ग्रो हो जाता है। प्लांट जो है कम पानी में भी ग्रो हो जाता है, ओके। लेस इरिगेटेड मतलब कम पानी में, लेस इरिगेटेड लैंड जहाँ पे जमीन को पानी कम मिलता है, ऐसे में ग्रोथ अच्छी होती है प्लांट की। लग्जूरियस, लग्जूरियस ग्रोथ होती है। लग्जूरियस मतलब आराम से वो ग्रो हो जाता है प्लांट, लग्जूरियस ग्रोथ ऑफ प्लांट हो जाता है, ये बेनिफिट है उसका। जो प्लांट वैम से एसोसिएटेड होता है, मतलब उसके रूट्स के अंदर ये जो फंगस है वो होता है, तो वो लग्जूरियसली ग्रो होता है। Association of WAM with crop plant help in conversion of less productive field into more productive field. तो अगर जहाँ पे पानी की बहुत कमी होगी, ऐसे कम पानी के लैंड में भी हम अच्छे तरीके से जो क्रॉप का जो प्रोडक्शन है वो एनहांस कर सकते हैं या इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने रोल ऑफ बायो फर्टिलाइजर जो है वो देखा, और उसमें जो बायो फर्टिलाइजर के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है तो वो हम आगे के लेक्चर में देखेंगे, ओके।